हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने बताया कि हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी दिक्कतें आती है कि हिस्ट्री को कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, आसान तरीके से समझ सकते हैं और उसमें हमको डेट और ईस्वी याद भी न करना पड़े और आसानी से सारा चीज़ें हमको कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको बता दें कि हिस्ट्री में डेट और ईस्वी का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है। बहुत रेयर केस में ही डेट और ईस्वी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो भी जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, वो भी जो क्वेश्चंस हैं वो एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा टाइमिंग के बारे में आपसे पूछा या चर्चा किया जाता है जहाँ से इतिहास का एक बड़ा विभाजन हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे इतिहास में कोई बहुत बड़े और विशालकाय युद्ध हमको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कुछ डेटेज होते हैं जो आपको धीरे धीरे देखते, सुनते और समझते वो आसानी तरीके से याद हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको किसी डेट और टाइमिंग को लेकर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को ऐसे ही बस सरसरी निगाह से पलटते जाइए, देखते जाइए और देखते देखते ही आपको वो सारे डेट और सारे टाइमिंग याद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक भी डेट को रटने और याद करने का कभी प्रयास नहीं किया। ऐसे इतिहास के हजारों डेट हमको याद हैं, क्योंकि याद करने लगेंगे तो याद हो ही नहीं सकता। बहुत सारे डेट हैं, बहुत सारे टाइमिंग है, तो वो ऑटोमेटिक देखते सुनते वो चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगा। जब हम चीज़ों का यूज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में निरंतर रहता है और जब यूज करना हम बंद कर देते हैं तो वो तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप इतिहास को या किसी भी सब्जेक्ट को आप रटिए मत, बस केवल आप उसको पढ़िए, उसको डेली पढ़िए, कम ही पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, मगर उसको डेली पढ़िए, डेली देखिए और कोशिश करिए कि वो आप किसी बुक या किसी दूसरे के नोट से नहीं, अपने बनाए हुए बुक और अपने बनाए हुए नोट्स को ही पढ़ें। बुक तो नहीं बना सकते, अपने बनाए हुए नोट्स को ही आप पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब हम इतिहास की अगली कड़ी में हम बेसिक तौर पर ये बताने का प्रयास करेंगे कि इतिहास को कितने भाग या कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे देखें तो इतिहास का जो विभाजन हमको देखने को मिलता है वो क्या है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। ये हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। ये हमारा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और अगला जो टॉपिक आपका है वो है हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में क्या ही
ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 3 पार्ट में इतिहास को डिवाइड किया गया है, किसके आधार पे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर मतलब हम बात करें तो पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं उनके द्वारा जो भी एविडेंस उपलब्ध हुए हैं उन एविडेंस के आधार पर इतिहास को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं और जिसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं। तो पहला तो विभाजन हमको ये देखने को मिलता है। हम इसके डेट और टाइमिंग, इसके डिफिनेशन के बारे में हम एक ही फिगर में पूरी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम केवल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास को किन किन आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं समय के आधार पे, जो मैक्सिमम लोग आज के डेट में यूज करते हैं। समय की आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है, तो समय के आधार पर क्या इतिहास का विभाजन। जब हम समय की बात करते हैं, समय के आधार पर इतिहास के विभाजन की बात करते हैं, तो उसमें पहला आता है हमारा क्या? प्राचीन काल। प्राचीन काल। दूसरा मध्यकाल। और तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल। ये थोड़ा सा इसका मतलब होता है एंशिएंट। एंशिएंट हिस्टोरी। ये है हमारा मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री। और ये हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। ये क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो हाँ, समय के आधार पे इतिहासकारों ने इतिहास को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ध्यान देगा कि प्राचीन काल को हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के तौर पर भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये इतिहासकारों ने समय के आधार पर इसका विभाजन कर दिया। सॉरी, हम तो आपको समय ही नहीं दिए इसको स्क्रीनशॉट लेने का। पहले आप इसको ले लीजिए, फिर इसके बाद वाला को बताते हैं। हो गया? पहले वाले का भी ले लीजिए, शायद छूट गया हो स्क्रीनशॉट। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए, अब अगला देखते हैं। पत्थर के औजारों के आधार पर। ठीक है, पत्थर के औजारों के आधार पर अगर हम देखें इतिहास को, तो वो हमारा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। आइए थोड़ा सा इसका अलग भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक।
दूसरा है हमारा मेसोलिथिक, और तीसरा है हमारा नेओ ठीक है। ये पत्थर के औजारों के आधार पर इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के तौर पे जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। थोड़ा सही कर लें। हाँ, मैं क्या कर रहा था। अब देखिए, इसे भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको कहाँ से लिखें? ठीक है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना है, तो हम लिखेंगे निम्न, सॉरी, निम्न, उच्च, क्या यार बार बार वही लिख दे रहे हैं, मध्य और उच्च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि ये एक बड़ा समय होने के नाते, बड़ा कालखंड होने के नाते इतिहासकारों ने इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, करिए नोट इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संप्रदाय के आधार पर। किस आधार पे? संप्रदाय। संप्रदाय के आधार पर, तो संप्रदाय के आधार पे अगर हम देखते हैं तो इतिहास को किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो वो है, पहले लिख तो लें, देखो संप्रदाय के आधार पे इतिहास को विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था? जेम्स मिल। ये एक ब्रिटिश था। ये कौन था? ये एक ब्रिटिश नागरिक था, ब्रिटिश। ठीक है, इसने 1817 में भारतीय इतिहास का विभाजन कर दिया। आप कल्पना करिए, आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी भारत आया नहीं, जो व्यक्ति भारत का इतिहास पढ़ा नहीं, उस व्यक्ति ने भारत के इतिहास को संप्रदाय यानी कि जाति यानी धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। ये कहाँ तक सही था और ये कहाँ तक सही किया होगा? इस गधे को कुछ पता भी नहीं कि भारत में क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह का यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, किस तरह का यहाँ का ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। हाँ, भारत के अंदर कितने लोग, किस तरह के लोग रह रहे हैं, कुछ भी इसको पता नहीं। और ये लंदन में बैठकर भारत के इतिहास को लिख डाला, यानी भारत के इतिहास का विभाजन कर दिया। अब इसने क्या विभाजन किया, थोड़ा इस पर भी नजर रखते हैं। इसने कहा कि प्राचीन काल में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो किस धर्म से थे? तो वो हिंदू धर्म से थे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? हिंदू काल।
मध्यकाल में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो किस धर्म से थे? वो मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? मुस्लिम काल का नाम दे दिया। इस गधे ने, बेवकूफ़ ने अपने धर्म को, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादातर अंग्रेजों का वर्चस्व रहा, तो इसको अंग्रेज मतलब कि ईसाई काल लिखना चाहिए, तो नहीं, अपने आप को ईसाई काल नहीं लिखा, अपने आप को क्या बताया? अपने आप को बताया कि ब्रिटिश काल। क्या नाम बता दिया? ब्रिटिश काल। ठीक है, सोचो कि इस गधे ने यहीं से जो है भारत और भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर दिए थे ये लोग। ठीक है, ये था, लिख लीजिए, इसको भी नोट करिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसे त्रिकाल का भी नाम दिया गया। इसको काल, काल विभाजन, काल विभाजन, चलिए काल विभाजन लिख दिए। इतिहास को, इसको त्रिकाल, त्रिकाल का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? त्रिकाल। अब देखो त्रिकाल में क्या हमको देखने को मिलते हैं। त्रिकाल में सबसे पहले हमको पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्रकाल, पाषाण काल, ताम्रकाल, ताम्र न लिख के इसको कांस्य लिख देते हैं। कांस्य काल और धातु काल, धातु नहीं, लौह काल, लौह काल। ठीक है, यानी कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। लिखिए फटाक से इसको। हो गया, चलिए ठीक है, एक बार समझ लिए। पाषाण काल मतलब जिस समय मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसको हम पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में मानव ने कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसे हम कांस्य काल कहते हैं। जिस काल में मानव ने धातुओं का मतलब लोहे का यूज करना शुरू कर दिया था उसको हम लौह काल कहते हैं। अच्छा लिख ही देते हैं। देखो पाषाण काल जो था, पाषाण काल जो था वो आपका, पाषाण काल जो था वो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था। ये जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो था वो वैदिक सभ्यता से था, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये तीन कालखंडों में ये तीन समय थे। इन तीन समय में इसका जो है डेवलप हमको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक और हम विभाजन की तरफ बढ़ते हैं, और वो विभाजन है धातु के आधार पर। धातु के आधार पर इतिहास का विभाजन। अब धातु के आधार पे अगर हम इतिहास की विभाजन की बात करें तो वो हमको क्या देखने को मिलता है? वो हमको देखने को मिलता है पहला ताम्र युग, ताम्र युग। दूसरा हमको देखने को मिलता है कांस्य युग, कांस्य युग। और तीसरा हमको देखने को मिलता है लौह युग। ठीक है, लौह युग। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ब्रोंज। ओह सॉरी, ब्रोंज लिख रहे हैं। अरे यार, जल्दी के चक्कर में नहीं। हाँ, ताम्र। इसको हम चैल्कोलिथिक भी बोल सकते हैं, या हम इसको कॉपर एज भी बोल सकते हैं। हम कॉपर एज ही लिख देते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, यानी कि धातु के आधार पर इतिहास का विभाजन हम देखते हैं ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, यानी कि कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है, इसको हम चैल्कोलिथिक एज भी कह सकते हैं, चैल्कोलिथिक एज या चैल्कोलिथिक काल। ठीक है, अच्छा, अब ताम्र युग किसने किया था? ये नवपाषाण कालीन सभ्यता ने किया था। इसको किसने किया था? तो ये नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किए थे। और ये हमने जैसे कि बताया था कि ये किसने किया था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। और इसका प्रयोग किसने किया था? तो वो वैदिक सभ्यता के लोगों ने किया था, वैदिक सभ्यता। फटाक से इसको डाउनलोड करिए। चलिए, हो गया यार, ये लास्ट विभाजन है, यहीं इसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सतयुग, सत ठीक है, इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो इतिहास है उसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और
कलयुग में इसको डिवाइड किया गया है। कलयुग में मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उन 10 अवतारों में जो पहला अवतार उनका था वो मत्स्य मतलब मछली का अवतार था। जब धरती पर प्रलय आया था, उस प्रलय की रक्षा करने के लिए उन्होंने मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया था। उन 10 अवतारों में मतलब कि 24 अवतार वैसे है, और उन 24 अवतारों में 10 मुख्य अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का अवतार, जो अंतिम अवतार उनका होने वाला है वो कलयुग में होने वाला है। हाँ, कलयुग में वो कल्कि के अवतार में आएंगे, जिनके हाथ में वज्र होगा, यानी कि वज्र मतलब कि एक तलवार जो काफ़ी चौड़े आकार में होता है, जैसे लोग राक्षसों दानव वगैरह के तलवार को देखें, कुछ इस तरह से उनका वो तलवार होगा, सफ़ेद घोड़े पे बैठे होंगे, और पीछे जो है कि आभा मंडल होगा, जैसे सूर्य का रोशनी जैसे निकलता है तो वैसे रोशनी जो है निकलते हुए पीछे के साइड में दिखाई देगा, और उसकी वजह से कोई भी उनके चेहरे को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इतिहास के विभाजन की हमने बात किया कि लगभग 6 से 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके आपके सामने रख दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन सारे जितने भी लिखे हैं इनके सारे एविडेंस के साथ साथ इनके डिफिनीशन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इनको इस कालों में डिवाइड किया गया था, क्या वजह था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा मैं शेर बोलना चाहूँगा। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर हौसला है तो आपको दुनिया की किसी भी उड़ान को भरने के लिए आपको पंख की आवश्यकता नहीं है, आप उस उड़ान को भर सकते हैं, उस कामयाबी को आप छू सकते हैं जिस कामयाबी को लेकर आप बचपन से अब तक क्या ठोकरें खाते आए हैं। इसलिए दुनिया लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं इसे करके रहूँगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम असंभव कर सकते हैं। हाँ, हर असंभव कार्य को आप संभव बना सकते हैं अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और खुद पर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट हो, तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आपको मिलेंगे। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, जो भी आपको सही या गलत लग रहा है उस पर आप कमेंट करिए। अगर आपको किसी स्पेशल लेक्चर की अगर ज़रूरत है या किसी स्पेशल टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दें, हम उस पर भी लेक्चर बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।